नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आर्यभट्ट आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और हम फंडामेंटल राइट्स जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है उसके ऊपर हमने एक महत्वपूर्ण बेसिक की पकड़ बनाते हुए एक समानता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 के बारे में हमने जिक्र किया था। जो भी एस्पिरेंट नया जुड़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएससी के पॉलिटी के सेशन को आराम से जाकर देख सकता है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या बात कहता है? देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक किसका जिक्र किया गया है? इन 5 आर्टिकल के अंदर राइट ऑफ इक्वालिटी का जिक्र किया गया है। राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? विधि के समक्ष समता एंड विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने आर्टिकल 14 के बारे में आपको ब्रीफली बता दिया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। आर्टिकल नंबर 15 क्या बात कहता है? समानता का अधिकार। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान ही नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी संविधान हैं, दुनिया के अंदर जितने भी आधुनिक लोकतंत्र हैं, उनके अंदर समानता, स्वतंत्रता और न्याय को हम सामाजिक न्याय के रूप में ट्रीट करते हैं। तो वो सबसे मेन बेस होता है किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का। तो भारतीय संविधान में भी समानता का अधिकार लिया हुआ है, जो कि यूएसए व यूके से प्रेरित है। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है दोस्तों? आर्टिकल 15 ये बात करता है कि किसी भी नागरिक के साथ, न कि व्यक्ति के साथ दोस्तों, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि भारत के अंदर नागरिकता अधिनियम 1956 के तहत भारतीय मूल का नागरिक है, भारतीय मूल की वंशज है, वही इस अधिकार के लिए क्या होगा? योग्य होगा। यह अधिकार किसकी बात करता है? अब देखो, भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 15 बात करता है किसकी? कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसके आधार पर? केवल 5 आधार बताए गए हैं, केवल 5 आधार। कौन कौन से? धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान, और एक कौन सा हो गया? लिंग। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले रिलीजन, दूसरा कास्ट, थर्ड जेंडर या फिर सेक्स, और रेस, नस्ल, और एक क्या होता है? जहां पे उसकी बर्थ प्लेस है। उसके आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। उसके अंदर क्या है? निषेध है, यानी कि इट इज प्रोहिबिटेड। स्टेट है ना, वो किसके आधार के ऊपर? केवल एक बात याद रखना दोस्तों, केवल किसके आधार पर? रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स या जेंडर या फिर बर्थ प्लेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव किसमें नहीं करेगा? शैक्षणिक योग्यताओं में। ठीक है। सार्वजनिक स्थान के ऊपर सभी के साथ इक्वल रूप में ट्रीट किया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों में योग्यता के अलावा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी कि उसको इस आधार के ऊपर इस किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। भाई कि आपका धर्म हिंदू नहीं, आपका धर्म मुस्लिम है, तो हम आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। हम आपको सार्वजनिक होटल के ऊपर, हम आपको किसी भी पीएसयू या किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक महिला है, या फिर आप एक वंचित तबके से आते हैं, या आप एक क्या है? किसी मतलब माइनॉरिटी के धर्म से संबंधित है, या फिर आपका बर्थ प्लेस किसी भी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में हुआ जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। यानी हमारा संविधान सबको क्या देता है? समानता। अब यहाँ पे 2 वर्ड नोट करने वाले हैं दोस्तों। एक तो क्या बात नोट करने वाला है? केवल, यानी कि राज्य इन 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमने समानता के अधिकार में एक बात का पता किया था कि उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव होगा, लेकिन वो भेदभाव कौन सा होगा? तार्किक होगा, रीजनेबल होगा। कौन सा होगा? जिसके ऊपर कोई रीजन लगेगा। और वह तार्किकता कौन चेक करेगा? रीजनेबिलिटी कौन चेक करेगा? हमारा डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म, हमारा विवाद निवारण तंत्र, हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेंगे। अब मैं बात करता हूं
देखो भेदभाव होगा तो भेदभाव किसके आधार पर नहीं होगा, सिर्फ इन 5 आधारों पर नहीं होगा। इसके अलावा मैं भेदभाव कर सकता हूं किसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए कर सकता हूं, सामाजिक न्याय के लिए कर सकता हूं। मैं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कर सकता हूं, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कर सकता हूं। यह आर्टिकल 15 में बात कर सकता है, मतलब क्या है, राज्य है वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन 5 आधार पर विभेद मतलब है भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भेदभाव कौन सा कर सकता है, राज्य तार्किक कर सकता है, अतार्किक नहीं कर सकता। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर राज्य किसी के साथ भेदभाव कर सकता है तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि समाज के अंदर कोई भी वर्ग अगर पिछड़ा है, मान लो वर्ग, देखो 2 चीज होती है, एक होता है पिछड़ा वर्ग, एक होता है कमजोर वर्ग। पिछड़ा वर्ग का क्या मतलब, देखो मैं आपको 2 चीज बताता हूं, आप इन 2 चीजों के बारे में नोट कर लो। देखो 2 चीज होती है, एक की मैं बात करता हूं वंचित वर्ग, दूसरा मैं बात करता हूं कमजोर वर्ग। देखो वंचित वर्ग का क्या मतलब है, यानी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ने इतिहास के उन पुराने पन्नों के अंदर किसी वर्ग को हमेशा से दबाकर रखा है, जिस कारण वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, अपनी जैविक जरूरतों, अपनी मानसिक जरूरतों से क्या हो गया है, वंचित हो गया है। और उससे वंचित हो गया है दोस्तों, तो क्या मतलब राज्य या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको फिर से मुख्य धारा में ऐड किया जाए। अब उसको दोबारा से मुख्य धारा में ऐड किया जाए, अब ऐड क्यों किया जाए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के कारण, वंचित वर्ग के उत्थान के कारण। तो क्या वंचित वर्ग, जैसे कि मैं बात करता हूं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अगर मैं बात करूं एससी, अगर मैं बात करता हूं एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियां, क्या ये वंचित वर्ग नहीं है? समाज हमेशा से इनका शोषण करता है। वैसे तो अंग्रेजों की एक बात माननी पड़ेगी हमें, ब्रिटिशर जब भारत आए तो देखो ये मतलब पश्चिमी सभ्यता वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये क्या कहते हैं कि हमने भारत को सभ्य बना दिया। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं, क्या वैदिक काल, जो मतलब वैदिक काल के बाद में जहां पर बुद्ध काल, जहां पर महाजनपद काल, जहां पर मौर्य काल, जहां पर गुप्त काल, ऐसा स्वर्ण इतिहास हमारे देश का है, जहां पर आर्यभट्ट, जहां पर भास्कराचार्य, जहां पर ऐसे विद्वान हुए, जहां पर भक्ति आंदोलन अंग्रेजों के आने से पहले हो गया। हमारे देश, हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट, जिसके नाम से अपना चैनल है, जिसने शून्य का प्रतिपादन, जिसने खगोल के बारे में पहले ही बता दिया था, भूगोल के बारे में भी पहले ही बता दिया था कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है और वह इलिप्टिकल है, अंडाकार है, जिसको 16वीं शताब्दी में जाकर कहीं जाकर कोपरनिकस ने सिद्ध किया। तो क्या अंग्रेजों का यह सोचने का निर्णय कि भारतीय लोग सभ्य नहीं, क्या यह सही होगा? लेकिन एक कमजोरी तो हमारे समाज की हमेशा से रही है, और वह सभी आपको पता हुआ, हमारे यहाँ की जाति व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल से हमारे समाज की जड़ों को खाए हुए हैं दोस्तों। जो आज हम, कोई भी लड़का जो जन्म लेता है, कोई भी एक नया बर्थ इन्फेंट्री जो भी नया जन्म लेता है, उसको मतलब एक मूल भावनाओं से प्रेरित करते हुए उसको हम सामाजिक मूल्य जो कि उसको देने चाहिए वह न देकर वह उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है कि वह तो मुस्लिम है। अगर वह मुस्लिम है तो वह तो हिंदू है, वह तो नीचे तबके का है, वह तो ऊंचे तबके का है। एक्चुअली में उसे उन सामाजिक वासनाओं से वंचित कर दिया जाता है, उसके अंदर ऐसी अवासनाओं को उसके अंदर भर दिया जाता है जिसके कारण वह पूर्वाग्रही हो जाता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार का प्रेजुडिस आ जाता है। तो एक्चुअली में सिस्टम क्या है, अंग्रेजों की यह बात हो रही है कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने जाति व्यवस्था की बजाय योग्यता को अपने यहाँ पर रखा, तो उसने वंचित वर्गों की पहचान की। और वंचित वर्ग कौन कौन से, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब मैं बात करता हूं कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं भी समाज के अंदर हमेशा से पीड़ित रही है, तो वंचित वर्ग भी है। साथ में महिलाएं क्या है, अगर मैं बात करूं एक पुरुष और एक सामान्य महिला, दोनों के बीच में कार्य करने की क्षमता, उनके बीच में श्रम विभाजन या फिर उनके
अलग मतलब बायोटिक या फिर जेनेटिक कोई भी, मैं आपको जीन संरचना की बात करूं तो एक पुरुष को हम योग्य मानते। वैसे बायोटिक रूप से यह सिद्ध भी होता है कि कुछ जगहों में पुरुष है वो मतलब जैसे बारिश मान होने में पुरुष है, लेकिन क्या हुआ, कमजोर नहीं है। अब मैं एक दिव्यांगजन की बात कर दूं आपके सामने, एक मैं बात करूं आपके सामने जैसे कि विकलांग, ठीक है, क्या ये सभी कमजोर वर्ग नहीं है? अब इनका उत्थान करने के लिए राज्य क्या किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता दोस्तों? अगर वह कर सकता है तो क्या यह तार्किक नहीं है दोस्तों? इसी के सिद्धांत पर तो क्या मिलता है हमें, इसी सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर तो हमें क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। आया समझ में ना दोस्तों? अब देखो, अब यहां से पॉलिटिक्स की भी शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत और बताना चाहूंगा। देखो, अब वंचित वर्गों के लिए उत्थान के लिए राज्य कार्य करेगा। तो SC ST के लिए तो हमने आरक्षण पहले SC और ST को मिलाकर हमने 22.5 या 7% आरक्षण दे दिया उनकी जनसंख्या के अनुपातिक हिसाब से। क्या अब समाज के अंदर SC ST के अलावा वंचित वर्ग कोई नहीं है? अन्य कुछ ऐसी जातियां भी है जो समाज में वंचित वर्ग है। देखो, हमारे संविधान के अंदर सामाजिक पिछड़ापन किसको माना गया है? दो ही प्रकार का पिछड़ापन माना गया है। पिछड़ापन कौन सा माना गया है? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। कौन सा पिछड़ापन? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन नहीं दोस्तों, क्या नहीं? आर्थिक पिछड़ापन नहीं। अब इसका क्या मतलब है? हमारे समाज के अंदर सामाजिक या आर्थिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, यानी जिसको समाज दबाता है या जिसके पास शिक्षा नहीं है, वही पिछड़ा है, उसी को संरक्षण की जरूरत है। जो पैसे से कमजोर है उसको नहीं है। अब इसी के आधार पर तो SC ST को क्या दिया गया? अलग से आरक्षण दिया गया। लेकिन अगर राज्य वंचित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेगा तो क्या उसने संसदीय विधि द्वारा कुछ कानून नहीं बनाए होंगे? आज मैं उसी की बात करता हूं। देखो, इसी के आधार पर राज्य 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल जोड़ता है जिसका नाम है 15(4). 15(4) के अंदर यह लिखता है कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य विशेष रूप से कार्य करेगा। वंचित वर्गों के वंचित व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य विशेष रूप से कार्य करेगा। अब उसने कार्य क्या किया? अब ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। देखो, ये तो मैंने आपको सिद्धांतिक पोर्शन बता दिया। आर्टिकल 15 क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है? यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्चुअली में किया क्या। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स। अब इसकी मैं व्यवहारिकता की बात करता हूं। व्यवहारिकता की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो देखो, हमने 1953 में सबसे पहले एक समिति का गठन किया जिसका नाम था काका कालेलकर आयोगिया समिति। जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य सिंपल सा ये था कि इस समिति को इस चीज की पहचान करनी थी कि SC ST के अलावा समाज के अंदर अन्य रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति कौन है, अन्य रूप से पिछड़े हुए नागरिक कौन है। ठीक है, लेकिन इस समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया गया। फिर 1977-78 के अंदर, मैं 1978 मानकर चल रहा हूं, एक समिति और जिसका नाम हुआ VP मंडल समिति। VP मंडल समिति। अब इसने अपनी सिफारिश दी। इसने अपनी सिफारिश में क्या किया
लगभग, देखो चलो एक चीज और देख लो आप पहले, इसने लगभग 52% जनसंख्या के तहत 3742 जातियों को क्या किया, सूचित किया, फिर इनको क्या किया, इंक्लूड किया। इंक्लूड कैसे किया कि भारत के अंदर एससी व एसटी के अलावा 3742 जातियां यानी कि ओबीसी के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको भी आरक्षण की जरूरत है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15 के संकलन 4 के तहत समिति का गठन किया गया और उसने 52% जनसंख्या, जो कि वोट पॉलिटिक्स में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, 3742 जनसंख्या जातियों की संख्या को सूचित किया और ओबीसी के तहत इनको दायर करते हुए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 27% आरक्षण की क्या की, सिफारिश की। ठीक है, ये अब यहां से देखो एक पॉलिटिक्स की भी शुरुआत होती है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हो ये लिखना तो ये आप लिख भी सकते हो। देखो हम एक बात जानते हैं भी, जब हमने हमारे यहाँ पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ, हमारे यहाँ पर प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, तब से लेकर लगभग 1977 तक एक ही पार्टी बहुमत के अंदर रही, एक ही पार्टी की सरकार भारतीय लोकतंत्र पर हावी रही, जिसका नाम कांग्रेस था, जिसके ऊपर परिवारवाद का भी धब्बा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अगर वो 1977 तक क्या थी, एक मत से बहुमत से किसमें थी, सत्ता के अंदर थी, लेकिन उसकी वोट पॉलिटिक्स कहां पर सबसे ज्यादा है, कांग्रेस की वोट पॉलिटिक्स ज्यादा थी एससी एसटी व जनरल कास्ट जैसे पंडित हो गया या फिर मुस्लिम हो गया, यहां पर उनके वोट सबसे ज्यादा थे। लेकिन अब इसकी समिति जब आई, इस समिति की जब रिपोर्ट आई तो 52% जनसंख्या, क्या 52% जनसंख्या पॉलिटिक्स को हिला नहीं सकती? यह भी तो वोट डालने का हकदार है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के तहत यह भी तो सरकार को हिला सकती है। अब इन लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अब इस सिफारिश के ऊपर जनता सरकार 1977-78 के अंदर पहली बार सत्ता के अंदर बैठी। किसके बदौलत? इसी ओबीसी जातियों के बदौलत, क्योंकि इनको एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि एससी एसटी के लिए कांग्रेस अगर कार्य कर रही है तो एक्चुअली में पॉलिटिक्स के अंदर जनता सरकार ने दावा किया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कार्य करेगी, उनको 27% आरक्षण देगी। ऐसे में जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है दोस्तों, फिर मंडल आयोग की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए चलता रहता है। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है। फिर राजीव गांधी की मौत की घटना के बाद 1989 के अंदर हमारे यहाँ पर सरकार बनती है वीपी सिंह की। ठीक है, वीपी सिंह 1990 के अंदर इस सिफारिश को, देखो इसने दो सिफारिश दी थी, एक सिफारिश ये थी और एक सिफारिश यह दी थी कि 10% आरक्षण किसको दिया जाए, ईडब्ल्यूएस को दिया जाए। ईडब्ल्यूएस को क्या मतलब है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, संविधान सिर्फ दो ही पिछड़ापन को मानता है, किसको? सोशल और एजुकेशनल, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। लेकिन यह इसका इकोनॉमिकली हो गया नहीं हो गया, आर्थिक पिछड़ापन हो गया नहीं हो गया। इसकी सिफारिश 10% आरक्षण की बात की गई। अब यहाँ पे 27% आरक्षण, तो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 के अंदर इसको तो लागू कर दिया दोस्तों, लेकिन इसको लागू नहीं किया। यानी हमारा संविधान किसको मानता है? सिर्फ सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को मानता है। यह अब जाकर लागू हुआ है 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। और ये अब देखो ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है, हड़कंप तो मचना ही मचाना था। वीपी सिंह द्वारा इंदिरा गांधी की लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन एकदम तुरंत आवाज आती है कि मैं अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देता हूं, प्रदान करता हूं। लेकिन फिर भी किस्मत मारी और वो क्या हो गई? सरकार खल्लास हो गई। फिर भी सरकार की हुई, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, गठबंधनों की सरकारों का दौर था वो।
राजीव गांधी के मरने के बाद भारत के अंदर 2004 तक गठबंधनों की सरकार का दौर रहा है, जिसके अंदर भारत अनस्टेबिलिटी से गुजरा है। और उस समय मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1991 के अंदर हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के कारण तो वैसे ही दौड़ रही थी, हम वैसे ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे, और ऐसे में हमारी सरकार भी ऐसा कर रही थी जो हमारे भारतीय आधुनिक लोकतंत्र को और ज्यादा कमजोर करता जा रहा था। अब यहां से क्या होता है, एक केस दर्ज होता है इसके कारण, जिस केस का फेमस नाम क्या है, इंदिरा साहनी केस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मंडल केस। इंदिरा साहनी केस या फिर प्रसिद्ध मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है, मंडल केस। मैं 1991 में इसको मानकर चल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दायर होता है। अब केस दायर क्या होता है कि 27% आरक्षण देना सही है क्या? क्या जो 3742 या फिर जितनी भी है, 52 है शायद, इतनी है, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा करेक्ट कर सकते हो आप, जितनी भी 3742 जाति हैं, क्या वे सभी समान रूप से पिछड़ी हैं? क्या SC/ST के अंदर भी प्रोन्नति, प्रमोशन देते समय आरक्षण देना चाहिए? या फिर अब क्या क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करना चाहिए? अब ये सभी सवाल हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने उठने लगे। अब इंदिरा साहनी केस के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, देखो मैं आपको इंदिरा साहनी केस के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको ब्रीफली के केस के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बहुत केस है। आर कोलियोवाद हो गया, बालाजी राघवन केस हो गया, केशवानंद भारतीवाद हो गया, शंकराचार्यवाद, गोपालनवाद, ऐसा भूमिवाद, कितने केस पढ़ोगे, बड़ा पड़ा है पूरा सेट। नागार्जुनवाद, अभी यहाँ पर इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, मैरिटल रेप का केस चल रहा है, अरे कितना पढ़ोगे। आधार केस हो गया, राइट टू प्राइवेसी के लिए अलग से रेफरेंस दे देना। सिर्फ आपको मंडल केस में एक्चुअली में किस पर उठाया गया था, उसी 27% आरक्षण पर उठाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या, अब यहां पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में क्या रखने वाली कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या आदेश दिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 के तहत संसद या राष्ट्रपति को एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का आदेश दिया। पहली बात। दूसरा आदेश क्या दिया, देखो ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि क्या बनेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, इस NCBC में अब देखो जो 3742 जातियां थी, उन जातियों में भी पिछड़ी जातियों की जांच, में पिछड़ी जातियों की जांच, यानी कि उनको ही आरक्षण मिलेगा तो ठीक है। अब देखो ये देखो, मान लो एक सिंपल लाइन है और क्राइटेरिया ये है आरक्षण का, ठीक है। अब क्राइटेरिया अगर ये आरक्षण का, तो यहां पर जो नजदीक है, ठीक, एक यहां पर है, ये आरक्षण से ज्यादा दूर, चलो गरीबी रेखा मान लो आप, ये गरीबी रेखा है। अब एक यहां पर, एक यहां पर है, ज्यादा दूर, ज्यादा गरीब इनमें से कौन सा हुआ, ये हुआ या नहीं हुआ? अगर ये हुआ तो इसको ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए या इसको ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि यार मुख्य धारा में ऐड हो जाए। वही ऐसा किया कि इन जातियों में जो पिछड़ी जाति है उनकी जांच करके उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरी इसने क्या बात की, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्रीमी लेयर का। किसका आदेश दिया? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जिसको मलाईदार परत भी बोल सकते हैं, मलाईदार परत। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसको भी आरक्षण मिल चुका है,
यही था क्रीमी लेयर जिसको आरक्षण कहें। उसमें क्रीमी लेयर की पहचान की जाए, जिसको आरक्षण मिल चुका है या फिर जो आरक्षण का हकदार नहीं है, या फिर जो इतना सामाजिक व आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, वह आरक्षण ले सकता है। जिसको आरक्षण की जरूरत उसको आरक्षण नहीं मिलता, और जो नीचे है उसको हम आरक्षण दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्रीमी लेयर का मतलब समझाया गया। मतलब क्या था कि कोई भी ऐसी जाति जो कि या फिर कोई भी ऐसा मतलब परिवार जो भारतीय सरकार के अधीन लाभ के पद के ऊपर है, या फिर राष्ट्रपति हो गया या उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर मतलब MP MLA, सेना कर्नल, IAS IPS अधिकारी, मतलब ग्रुप A और B की नौकरियां, या फिर जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए हो या फिर इससे अधिक हो, मतलब उसको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए, उसको आरक्षण दे दिया जाएगा। और इसके लिए किसका आयोग का गठन किया गया इसकी पहचान के लिए? MCBC का। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया? नेक्स्ट जो दिया गया ना मतलब निर्णय, जो वो नेक्स्ट ये था कि क्या प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। अगर प्रमोशन के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चार इसमें ऐसे कहा कि प्रोन्नति को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक होगा। क्या होगा? असंवैधानिक होगा। मतलब भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 335 किसकी बात करता है? वंचित वर्गों का उत्थान हो, लेकिन अगर उनको नौकरी दी जा रही है तो उसमें नौकरी की कुशलता को ध्यान में रखना जरूरी है। नौकरी की कुशलता को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं, देखो अगर मान लो कोई भी नौकरी के लिए अगर किसी को आरक्षण मिलते हैं और फिर भी उस जाति की जो भी मतलब उसकी जो मतलब क्या होता है उसको हम बोलते हैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इनएडेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अगर फिर भी उस जाति का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रहता है तो फिर क्या करें? तो ऐसे में इसने अपने सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल दिया। क्या दिया? कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल का सिंपल सा मतलब ये था, जिन भी आरक्षित वर्गों में का अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रहता है तो उनको अगली साल होने वाली भर्ती में फिर से आरक्षण दिया जाए। उसको क्या कर दिया जाए? आगे होने वाली भर्ती में हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी अब इसने एक बात और ध्यान रखने वाली बात, देखो इसमें क्या कहता है? आरक्षण की उच्चतम सीमा क्या होनी चाहिए? आरक्षण की उच्चतम सीमा रिजर्वेशन की हाईएस्ट पेज आरक्षण की उच्चतम सीमा। आरक्षण की उच्चतम सीमा को एसी ने 50% निर्धारित किया दोस्तों, कि आरक्षण सिर्फ 50% ही किया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। हमारे यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखो अगर 50% से आरक्षण ज्यादा दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा? वंचित वर्गों का उत्थान ही उत्थान हो रहा है। लेकिन एक चीज और है, जो मुख्य धारा में ऐड है उनका भी तो क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर 50% से ज्यादा आरक्षण हो गया। और भारतीय संविधान किसकी बात करता है? विधि के समान संरक्षण की बात कर सकता है। ऐसे में क्या हो जाएगा? वंचित वर्गों का उत्थान तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पिछड़े वो अगड़े वर्गों जो आगे हैं, जो मुख्य धारा में ऐड है, उनका भी तो शोषण हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान इक्वालिटी की बात करता है। ऐसे में सिर्फ आरक्षण 50% तक ही वैलिड होगा। ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल में जो अगले साल रिक्त भर्तियां भरी जाएगी उसमें भी आरक्षण कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। ये उसके महत्वपूर्ण लैंडमार्क डिसीजन थे जो सिर्फ हमें आर्टिकल 15 के रेफरेंस में पढ़ना है। आर्टिकल 16 के तहत हम आरक्षण की बात करते हैं, और आरक्षण के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। आरक्षण के लिए ओबीसी को आरक्षण अगर मिलता है, SC ST को आरक्षण मिलता है, कौन से राज्य में क्या, देखो इसके बारे में भी है। इसको भी संसदीय विधि द्वारा क्या किया गया? चैलेंज किया गया। और 97वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसको नेग्लेक्ट किया गया। किसको? इसको, कि प्रोन्नति में भी आरक्षण जारी रहा। यहां पर क्या गया? कैरी फॉरवर्ड रूल को भी संविधान संशोधन मतलब संसदीय विधि द्वारा 50% से बढ़ाकर
60 या 69% किया गया। तमिलनाडु में यह 69% या 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक, आरक्षण की उच्चतम सीमा को भी प्रभावित किया गया संसदीय विधि द्वारा। तो क्या संसद विधि बनाकर न्यायपालिका की भूमिका को सीमित कर रहा है? क्या आरक्षण में राजनीतिक, देखो ये सब कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे, क्योंकि कोई भी सरकार अगर वंचित लोगों को उत्थान करेगी तभी वह सत्ता में बनी रहेगी, इसके लिए उसने ऐसा किया। तो क्या इन सब में हस्तक्षेप किया करके भारतीय सरकार भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा रही? ये सभी आरक्षण केंद्र उठेंगे। तो मैं ये आपको आरक्षण बताऊं, तो मैं आरक्षण के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। आरक्षण में 2 सवाल उठेंगे, क्या आरक्षण सैद्धांतिक रूप से सही है या फिर आरक्षण व्यवहारिक रूप में कैसा है, उसके लिए सुझाव क्या है, समस्याएं क्या है, क्या एक्चुअली में आरक्षण देना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है, या फिर दूसरा बात ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जो कि देखो पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताता हूँ। अगर मैं बात करूं पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC 93वें संविधान संशोधन द्वारा, 93वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1993 के अंदर। ठीक है, अब 1993 के अंदर NCBC का गठन किया गया। लेकिन अब देखो इसे संविधान में नहीं बनाया, इसको किसने बनाया? संसद ने बनाया। अब ये संसद ने बनाया, जब संसद किसी विधि को बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संसदीय विधि बोलते हैं, या फिर उसको हम संवैधानिक बोलते हैं, या फिर उसको हम विधिक बोलते हैं, लीगल। इसका मतलब एनसीबीसी लीगल कमीशन है, जो किसकी जांच करता है? भारत में पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर की जांच करता है। किसको आरक्षण कितना मिलना चाहिए, कौन सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसकी जांच कौन करता है? यह करता है। लेकिन अगर मैं इसको भारतीय संविधान के अंदर, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक आर्टिकल 338B के तहत भारतीय संविधान में एक और संशोधन किया गया और इसको क्या बना दिया? संवैधानिक बना दिया। संवैधानिक का क्या मतलब? संविधान के दस्तावेज में इसका जिक्र कर दिया। तो क्या इसकी शक्तियां बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखो हर चीज में सबसे पावरफुल कौन होगा? जो संविधान में लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था संविधान वह दस्तावेज है तो भारतीय भूभाग पर सबसे सर्वोच्च विधि है, उसके अनुसार ही पूरे भारत में शासन चलेगा। जब संसद द्वारा निर्मित विधि और जो संविधान में लिखी विधि आपस में टकराएगी तो जीतेगी कौन? संवैधानिक विधि जीतेगी। संवैधानिक विधि ये हो, अभी इसे संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 के अंदर। तो अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो इसकी पावर में क्या बढ़ोतरी है वो मैं आरक्षण के साथ आपको कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 और सब क्लोज 4 समझ में आ गया होगा। मंडल केस क्या था, मंडल आयोग क्यों बना, काका कालेलकर आयोग क्यों बना, इसके अलावा एनसीबीसी का गठन क्यों किया गया, एससी ने मंडल आयोग इंदिरा साहनी आयोग में क्या कहा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या था, प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, आरक्षण की उच्चतम सीमा क्या होनी चाहिए, ये सब आपको समझ में आ गया। अब तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूं। अब देखो, अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 सिर्फ एक बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका क्या मतलब है? आरक्षण की बात करता है। सिर्फ सिंपल सी बात है, कोई भी सरकारी नौकरी हो, कोई भी लोक नियोजन हो, यानी कि सरकार की कोई भी नीति हो, उसके अंदर सभी को अवसर की समानता हो। अब अवसर किसी के, अवसर के समान संरक्षण भी तो होगा ना। विधि अगर ये बने इसके समान संरक्षण भी हो तो आरक्षण की बात करता है। बस सिंपल सी चीज है। इसके अंदर एक आर्टिकल 16 होगा, इस तरह नहीं होगा। आर्टिकल 16 4 भी ऐड है। 4 के अंदर एससी व एसटी के लिए अलग से कार्य, उसमें किसके लिए कार्य था? 15/4 में किसके लिए कार्य था? वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के उत्थान के लिए। लेकिन यहाँ पर एसटी के लिए, यानी कि यह आरक्षण की बात करता है। और आरक्षण के लिए मैं अलग स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा इसी फंडामेंटल राइट के दिन,
नेक्स्ट क्लास आपने आरक्षण की रहेगी। आज मैं आपको आर्टिकल 17 व 18 और कंप्लीट करवा देता हूँ, जिससे क्लास भी लंबी नहीं जाएगी दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 17 की। ये देखो आर्टिकल नंबर 17 ये संविधान का निरपेक्ष है, निरपेक्ष अधिकार है। क्या है? निरपेक्ष, अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का क्या मतलब है? अगर कोई कह देता है कि इसने मेरे साथ इस अधिकार का उल्लंघन किया है तो सामने वाले को ही सिद्ध करना होगा। बस आपको तो क्या करना है, इसके लिए कहना है, इसके लिए जाना है। मतलब देखो आर्टिकल 17 बात करता है छुआछूत। छुआछूत क्या है? भारतीय भूपटल पर क्या है? प्रतिबंधित है। यह क्या है? एक दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। देखो पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी इस नाम का जिक्र किया गया है, दंडनीय। दंडनीय मतलब है इसके लिए दंड दिया जाएगा, बिल्कुल दंड दिया जाएगा। यानी कि पूरे संविधान में इस वर्ड का सिर्फ एक बार यूज हुआ है, दंडनीय अपराध। और इसके लिए कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और किसके जरिए बनाएगी? संसदीय विधि के जरिए बनाएगी। अब बताओ, अब देखो भारत के अंदर 1955 में सबसे पहले संसद कानून लेकर आई, 1955 के अंदर, जिसका नाम था छुआछूत प्रतिबंध अधिनियम 1955। लेकिन इसको बदलकर 1976 में क्या बना दिया गया? SC ST सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1976। यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया गया। अब इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, या फिर आपको एक बात सोचनी चाहिए, छुआछूत एक्चुअली में क्या होता है? इसके बारे में संविधान में नहीं बताया। इसके बारे में संसद विधि बनाएगी और संसद विधि के अधीन इसको डिफाइन करेगी छुआछूत क्या है। तो एक्चुअली में संसद ने क्या डिफाइन किया? छुआछूत को माने जैसे कि किसी के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, या फिर राज्य द्वारा किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव करना, या फिर जाति के आधार पर किसी भी सार्वजनिक होटल, दुकान या सार्वजनिक मंदिर में नहीं जाने देना, ये सभी छुआछूत के उदाहरण। तो यह निरपेक्ष है। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 18 की, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? छुआछूत यानी असप्रियता, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 किसकी बात करता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लगभग 19 या 20 उपाधियां इसके तहत क्या की गई है? लगभग देख लेना एक बार, फैक्चुअल है, 19 उपाधि मना की गई है। अब उपाधि का क्या मतलब है? देखो हमको पता है कि ब्रिटिश जैसे नाइटहुड हो गया, नाइटहुड की उपाधि देते थे, या फिर राय लगाना, या फिर किसी नाम के अच्छे आगे बहादुर लगाना, चौधरी लगाना। क्या ये अगर किसी व्यक्ति के सामने लग जाता है तो क्या वह व्यक्ति समाज में सबसे अलग हो जाता है? मतलब क्या है? उसको एक ऐसा विशेषाधिकार नहीं है। मतलब क्या है? विशेषाधिकार अगर उसको मिल रहा है तो हमारा संविधान किसकी बात करता है? हमारा संविधान तो समानता की बात करता है। हमारा संविधान तो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। और वह व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं तो क्या किसी व्यक्ति को अगर विशेषाधिकार मिलते हैं तो क्या वो सही है? क्या वो आधुनिक लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? इसी विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में लगभग 19 या 20 उपाधियों का अंत किया गया, जैसे नाइटहुड हो गया, राय, बहादुर, चौधरी हो गया। अब देखो उपाधियों का अंत किया क्यों गया? आधुनिक लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में लोकतंत्र की अवधारणा में व्यक्ति की गरिमा तथा समानता का प्रभुत्व है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को उपाधि दी जाती है तो वह समाज में सबसे अलग, वह खुद को एक
मतलब अलग स्टेज का मानने लगता है, जिसके कारण वह एक विशेषाधिकार की स्थिति में आ जाता है। अगर वैसी स्थिति में आ जाता है तो क्या वह किसी भी व्यक्ति या गरिमा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता? तो ऐसे में यहाँ पर लेकिन आर्टिकल 17 में लिखा क्या गया है? तो लिखा ऐसे गया है दोस्तों कि राज्य एक तो सैनिक व एक शैक्षणिक उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे अब देखो, सैनिक व शैक्षणिक, क्या ये योग्यता के हिसाब से नहीं मिल रही है? जैसे मैं बात करता हूं सैनिक, जैसे मेजर हो गया, जैसे कर्नल हो गया, उसकी योग्यता है भाई, तभी मिले उसे। शैक्षणिक की अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, भाई उसकी योग्यता है यार। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक। अब अगर मान लो कोई विदेशी राज्य अगर किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देना चाहता है या कोई पुरस्कार देना चाहता है, तो क्या वह ले सकता है? नहीं, वह राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। कोई विदेशी व्यक्ति अगर लेना चाहता है, वो भी भारतीय, जैसे ऑस्कर वगैरह हो गया, तो ऑस्कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकते। या फिर जैसे प्रधानमंत्री को बहुत से मतलब विदेशों के लोग, जैसे हमने शिंजो आबे को भारत रत्न दिया, वैसे तो नरेंद्र मोदी को बहुत से देश अपना सर्वोच्च सम्मान देते हैं, तो क्या वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वह भी नहीं दे सकता? ठीक है। अब क्या होता है, दिक्कत कहाँ होती है? अब देखो, ये तो इसका सिद्धांतिक पक्ष था। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 18 के व्यवहारिक पक्ष की, किसकी बात करूं? आर्टिकल 18 के व्यवहारिक पक्ष की। व्यवहारिक पक्ष का क्या मतलब है कि इसको मैंने समाज में उतार दिया। व्यवहारिक पक्ष, जैसे हमने 1954 में क्या स्टार्ट किया? 1954 में हमने शुरू किया भारत रत्न, हमने पद्म विभूषण स्टार्ट किया, हमने पद्म भूषण स्टार्ट किया, हमने पद्म श्री शुरू किया। अगर ये अधिकार हमने शुरू किए, तो क्या ये एक्चुअली में उपाधि जैसे या फिर पुरस्कार करना है, किसी को अवार्ड देना, उसके विशेषाधिकार को नहीं दिखाता? अगर विशेषाधिकार को दिखाता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट दायर होती है, और उस रिट का एक महत्वपूर्ण केस आता है जिसका नाम है श्री बालाजी राघवन केस। लैंडमार्क डिसीजन है श्री बालाजी राघवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है? अब यहां पर निर्णय क्या देता है? तो निर्णय मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले अवार्ड जो दिए जाएंगे ना, वो किसके लिए होंगे? किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए होंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे, प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में अवार्ड देकर वो पूरे समाज को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिष्ठित नहीं करे, उसको सम्मानित नहीं कर रहे, लेकिन अवार्ड देकर हम ऐसे बता रहे हैं कि समाज के अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कला खेल के क्षेत्र में, इससे उनका भी सम्मान होगा। तो इसके लिए अवार्ड देना गलत नहीं है, ऐसा डिसीजन बालाजी राघवन केस में इसने बताया। फिर भी इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और भी उठते हैं, लेकिन आपको इतना पता चल गया होगा कि उपाधियों का इतना ब्रीफली रिव्यू कैसी नहीं जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा चैनल थोड़ा सा क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जैसे भी मैं करवा रहा हूं वो चीज़ समझ में आ रही है। धीरे धीरे जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर वगैरह या फिर पढ़ने वाले मेरे जैसे एस्पिरेंट जो कि मेरे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में, तो एक टेलीग्राम चैनल बनाकर मैं साथ में इशू भी कवर करूंगा। इशू
जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने के कारण समाज के ऊपर प्रभाव, या फिर नगरीकरण जैसे प्रभाव, या फिर दिव्यांगजन का सशक्तिकरण कैसे हो, जिनसे यूपीएससी सीधे क्वेश्चन बनाएगा करंट के अंदर न्यूज में है। उसके पक्ष के अंदर तर्क, उसके विपक्ष के अंदर तर्क क्या होंगे, अगर उसका हमें आलोचना करनी है तो हम कैसे करेंगे, निष्कर्ष लिखना है तो कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको टाइम से टाइम करवाता जाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आएगी। तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।